बदल सकता है नाम। चलिए, ओम नमः भ्या सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हमारा जो अभक्ष के खिलाफ और समझ लोग हैं अभक्ष भक्षण हम ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, और इसके निमित्त हम जो हो रही व्यर्थ की हिंसा, असंख्यात त्रस्त जीवों हिंसा और अनंत एक इंद्रिय जीवों की जो हिंसा हो रही है हमारे निमित्त से, उस हिंसा से हम बच सकें, व्यर्थ के पाप से बच सकें। कई बार हमें ज्ञात भी नहीं होता है, हम अनेक प्रकार के जीवों का घात कर देते हैं, तो वह घात हमारे द्वारा नहीं हो और हम बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना आचरण का पालन कर सकें, शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत कर सकें, सदाचारमय जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य से अपना यह विशिष्ट कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने हमारे देश के उच्च कोटि के विद्वान विदुषी बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बेन जी, जो सभी हम सभी की, हमारी और हमारे अनेक विद्वानों की, हम जैसे अनेक विद्वानों की गुरु हैं, चारों योग की विशिष्ट ज्ञाता हैं, उनका हमने यहाँ पर उनको आमंत्रित किया है। उनसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया वो यहाँ पर पधारें और उनके द्वारा अब कुछ विशिष्ट शंकाओं के समाधान और अनेक निर्देश हमको यहाँ मिलने वाले हैं। निवेदन है आदरणीय बहन जी से। श्री वीतरागाय नमः। हमारे यहाँ कारपोरेशन का पानी मट मेला आता है, तो मैं जल को नल से छान कर उसमें फिटकरी डालती हूँ। उसके बाद दूसरे दिन उसको निथार कर पुनः छान कर प्राशुक करके या उबाल कर उपयोग में लेती हूँ। तो पहले दिन फिटकरी डालने से 6 घंटे वाली मर्यादा तो नहीं बनती है ना, तो पुनः उपयोग लायक रहता है ना। ये प्रश्न ही जैन धर्म से पूर्णतया विरुद्ध। कारपोरेशन का पानी वास्तव में छूने योग्य भी नहीं है। देखिए, इसमें ये सावधानी रखिए, कदाचित आपकी मजबूरी हो सकती है, तो वो एक अलग चीज है, परंतु वास्तविकता को स्वीकार करना पूर्णतया तहे दिल से, ये अपने लिए अत्यंत आवश्यक है। मजबूरियों से श्रद्धा और ज्ञान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इतना अपने अंदर निरंतर विवेक रहे। यदि मजबूरी अपने को वास्तव में मजबूरी लगती रही, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन अपन वहाँ परिवर्तन कर सकेंगे। बस इस दृष्टि से इस बात को सुनिएगा। तो वास्तव में कारपोरेशन का पानी किसी भी प्रकार से घर में ग्रहण करने योग्य नहीं है, नहाने धोने तक के लिए भी नहीं। क्यों? उसका कारण आपने देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, मैं तो स्वयं देखा है। वो देखने का प्रसंग ऐसे बन गया कि स्नातकोत्तर अध्ययन मेरा सागर विश्वविद्यालय में हुआ। आपको पता होगा शायद, सागर विश्वविद्यालय सागर शहर से ऊपर पहाड़ी पर है।
सागर विश्वविद्यालय और सागर शहर के बीच में पहाड़ी के एक ओर वाटर बॉक्स बने हुए हैं, जहां से फिर पूरे शहर में पानी सप्लाई होता है। तो ऐसी जिज्ञासा बस उसे देखने गए थे हम लोग, वहां आंखों देखा। फिर बाद में बातचीत की तो बोले पद्धति यही रहती है हर जगह की, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं। तो क्या पद्धति रहती कि मूल में नदी से पानी उन वाटर बॉक्सों में संग्रह किया जाता है। बाद में वाटर बॉक्स भी साधारण नहीं रहते, यानी बहुत बड़े बड़े टैंक जैसे, बहुत विशाल और बिल्कुल उगड़े, ढक्कन आदि नहीं होते, बिल्कुल खुले, और उसमें वे फिर क्लोरोफॉर्म डाल देते। चूंकि साफ सफाई के लिए तो कोई अवसर ही नहीं रहता, उनके पास साधन है एक बस क्लोरोफॉर्म का, तो उससे जितना जो भी होता वो सब साफ हो जाता, मतलब जीव जंतु सब मर जाते। और जीव जंतु का मतलब अकेले छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े भी, यानी बड़ी बड़ी मछलियाँ, कछुआ, ये भी सब उसमें स्वाह हो जाते। ये तो आंखों देखी बता रही हूँ मैं। उन लोगों ने तो बताया था कि यहाँ तो आप इतने से ही देख रहे हो, कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े प्राणी भी इसमें हो जाते हैं और वे सब क्लोरोफॉर्म से मर जाते हैं। अब इसके बाद पर उसको दिया जाता है पूरे शहर में। आपने स्वयं देखे ही पाइपलाइन कहाँ कहाँ से जाती है, अधिकांशतया तो गटर से। पूरे शहर भर की जो पाइपलाइन है वो गटर से डली रहती, और वहां से फिर अपने घर तक आती हैं और फिर अपन अपने घर में ऊपर लेते हैं। ये गिलास अच्छा मजा हुआ, और किसी बच्चे ने बाथरूम में रख दिया, ऐसे ही सूखी जगह पर बाथरूम में, और फिर कोई उसको लाए और कहे कि आप इससे पानी पी लीजिए। कौन कौन पीने को तैयार? बाथरूम के पानी का छींटा भी नहीं पड़ा था, मात्र बाथरूम में रख दिया था उस गिलास को, और फिर कहें कि आप इससे पानी पी लीजिए। कोई पीने को तैयार होंगे? और एक कारपोरेशन का पानी, गटर में से ही इसकी पाइपलाइन जाती। कभी कभी तो जब वो लीक हो जाते तो गटर का पानी भी उसमें आ जाता, और वो फिर अपने घरों में भी आ जाता। तो एक तो वहाँ बिना छने पानी में क्लोरोफॉर्म डाला गया, इसलिए महाहिंसक हो गया। दूसरे अशुद्ध स्थानों से बह करके आया है, इसलिए भी छूने योग्य नहीं। इस कारण उसका उपयोग करना ये तो किसी भी रूप में उचित नहीं है। आपके पास अपने बोरिंग का हो तो बोरिंग है, बोरिंग नहीं हो तो हैंडपंप का हो तो वो है, कुआं हो तो वो है, नदी हो तो वो, तालाब हो तो वो। इन पानी का ही उपयोग करिए, कारपोरेशन के पानी से बचिए। यानी महाहिंसक, असंख्य असंख्य छोटे बड़े त्रसजीवों का विघात करने वाला और महा अपवित्र स्थानों से बह करके आया हुआ। जब वही अशुद्ध, तो फिर उसके शुद्धिकरण का कोई उपाय रहा ही नहीं। अब रही मटमैले पानी की बात, तो कभी कभी बोरिंग का पानी भी मटमैला आता है, हैंडपंप का भी आता, कुएं नदी तालाब का भी आता, खास करके बरसात में। तो उसका उपाय क्या? फिटकरी स्वयं में महा अशुद्ध चीज है, इसलिए
फिटकरी का उपयोग कभी भी किसी भी काम में नहीं करना। तो फिर पानी को शुद्ध करने का उपाय क्या बर्तन में भर के रख दीजिए, 1 दिन तक रहने दीजिए, बिल्कुल हिलने मत दीजिए उस बर्तन को, अपने आप ही पानी नितर आएगा। यानी फिटकरी डलने से जैसा होता, आप ऐसे भी रख देंगे तो भी सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी एकदम स्वच्छ आ जाएगा। फिर उसको आप छान लीजिए और इसके बाद उसको काम में लीजिए। फिटकरी डाल करके गंदगी बिठाना ये किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं होना चाहिए जैनियों के लिए, क्योंकि बहुत हिंसामय केमिकल से बनती है फिटकरी। शोभा योग्य चीज नहीं है, ग्रहण करने योग्य चीज नहीं है। उपाय बस ये कि मेला है तो आप भर के रख लीजिए और 24 घंटे रहने दीजिए बिना हिले, अपने आप नितर जाएगा और फिर उसको आप ले लीजिए। अगला, कई जगह यात्रा आदि में पानी की कमी रहती है, तो उबले पानी को वापस छानकर प्रयोग करना ट्रेन से उतरकर बाहर का गंदा पानी लेने की अपेक्षा बेहतर है या नहीं। पीने का पानी इस तरह ढोलने से परिवार के कई जन नाराज हो जाते हैं कि तो पानी का दुरुपयोग है। कई बार उबला शुद्ध पानी या 6 घंटे वाला पानी ज्यादा मात्रा में भी बच जाता है और उपयोग का प्रसंग नहीं बन पाता, तो क्या करें? ये सब अपनी अविवेकी वृत्ति के परिणाम। कभी घी के संदर्भ में किसी को ये प्रश्न खड़ा हुआ कि हम पूरियां तल रहे थे, वो ज्यादा हो गया, अब बच गया, अब क्या करें? हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 1000 रुपए दिखते हैं कि 1 किलो घी मतलब 1000 रुपए का, तो उसकी तो बिल्कुल एक एक बूंद की कीमत अपने को भाषित होती। यानी विवेक करना हमें नहीं आता, ये बात नहीं है। दूध के संदर्भ में कभी ऐसा हुआ? दूध तो 1000 रुपए किलो का भी नहीं, मात्र 50-60 रुपए किलो का ही, तो भी कितना हम विवेक रखते। क्योंकि पानी उस तुलना में बहुत सस्ता, इसलिए अपन ये अविवेक बरतते। जबकि स्थिति उल्टी है, कदाचित घी के बिना जीवन चल सकता, दूध के बिना चल सकता, पर पानी हर एक को अत्यंत आवश्यक। हर चीज की कीमत मात्र रुपयों से आंकना ये शोभा की बात नहीं है। उस चीज की कीमत उसकी आवश्यकता, उसकी उपयोगिता से आंकना चाहिए। पानी चूंकि अत्यंत उपयोगी चीज सभी को चाहिए, यानी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि को भी चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए, सबको चाहिए, तो अत्यंत आवश्यक और उपयोगी चीज है। तो अपने विवेक को जागृत करेंगे तो जितनी ही अपने को आवश्यकता है उसी अनुसार अपन प्राशुक करेंगे। बाकी पानी अप्राशुक रहने दें, ऐसे ही भर करके रख लें, तो जब आवश्यकता हुई तब उसको छान करके काम में ले लें। यानी अनावश्यक पहले से अधिक मात्रा में प्राशुक करके रखना और फिर इस समस्या को सामने लाना कि अब क्या करें, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है, ये अपनी लापरवाही, ये अपनी अविवेकता की निशानी। तो पहले से विवेक रखिए, क्योंकि अप्राशुक पानी पर तो अपना बस है, पुनः छान करके अपन काम में ले सकते हैं। प्राशुक पानी पर अब कोई बस नहीं, इसलिए प्राशुक करते समय बहुत सोच विचार करके ने कितने की हमें आवश्यकता, कितने को हम काम में ले पाएंगे, इसका सोच विचार करके ही प्राशुक करके उबालिए। रही यात्रा की बात, तो उसमें भी
आखिर आप उबला हुआ पानी तो ले ही गए, तो इससे अच्छा यहाँ से मात्र छान करके और अप्रासुक पानी ले लें। एक बार छान के यहाँ जीवानी डाल दें, प्रासुक नहीं करें उसको, और वो भर लें, और फिर जहाँ जैसा लगे तो वहाँ छानते रहिएगा, काम में लेते रहिएगा। पर उबले हुए पानी को दोबारा उबालने के लिए अपने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि मर्यादा के बाहर होते ही प्रति समय असंख्य गुणे के अनुपात से असंख्यात दृश्य जीव राशि उनमें उत्पन्न होने लगती। उसके बचाव का अपने पास कोई उपाय नहीं। तो उपाय एक ही है, अपना विवेक जागृत करें, सावधानी बरतें, और पहले से ही पूरे योजनाबद्ध तरीके से कि प्रासुक पानी हम कितना ले सकते काम में, उतना ही प्रासुक करें, बाकी अप्रासुक रहने दें, तो उसको पुनः छान के काम में लिया जा सकता है। बर्बाद करने का तो स्वप्न में नहीं सोचना, क्योंकि पानी जैसी अनिवार्य और सबके लिए आवश्यक वस्तु दुनिया में अन्य कोई नहीं। इसलिए पानी का उपयोग घी से भी अधिक सावधानी पूर्वक करना। कदाचित घी की एक बूंद बर्बाद हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ना, और वो ये कई बार बर्बाद हो गई, क्योंकि उसे वो रुपए दिख रहे हैं ना 1000, तो उससे हम सावधान हो जाएंगे। पानी की बर्बादी पर अपना दिल दहलता नहीं है, इसलिए उसकी बर्बादी से बचना थोड़ा कठिन हो जाता। तो अपने जिनागम को सामने रख करके यहाँ कितना कितना अधिक बताया इसे, इन बातों को ख्याल में लेकर के पानी की बर्बादी से बचना, घी के जैसा अत्यंत संतुलित रूप में उपयोग करना। जैसे अपने को पूरियां तलनी, तो कंजूसी भी नहीं करते कि पूरियां अच्छे से तली ना जाए, ऐसा भी नहीं करते, और ऐसा भी नहीं करते कि अनावश्यक घी बच जाए और फिर उसको फेंक दें। पूरा विवेक रखते कि कितनी पूरियां तलनी, तो कितने की आवश्यकता, बस इसी तरह से पानी का उपयोग करिए। यानी अनावश्यक कंजूसी भी नहीं करनी है और अनावश्यक दुरुपयोग भी नहीं करना। और प्रासुक पानी के संदर्भ में तो विशेष, क्योंकि ईंधन भी जला है, गैस बर्बाद हुई, सस्ती नहीं है, और गैस का जलना मतलब षटकायिक जीवों की हिंसा। यानी आग जलती है तो अकेले अग्निकायिक नहीं मरते हैं, पूरा वातावरण गर्म होता, छहों कायिक जीव मरते। इसलिए आग से गर्म किया हुआ पानी इस संदर्भ में विशेष सावधानी रखिएगा। अनावश्यक उपयोग नहीं, अनावश्यक प्राशुक भी नहीं करना, आवश्यकता अनुसार करना, और बिना प्राशुक का पानी अपने साथ रख लेना, तो छान छान करके काम में लेते रहिएगा। क्या सभी प्रकार के तेल सेवन योग्य हैं? बिना मर्यादा वाले तो कोई भी सेवन योग्य नहीं है। मर्यादा के अंतर्गत वाले तेलों में जो डबल फिल्टर वाले तेल हैं, वे शारीरिक दृष्टि से भी बहुत हानिकारक, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। बहन जी, वो हाँ जी, बेर है, तेल नहीं है, बेर नहीं, इसमें तो तेल लिखा है। गलती से हो गया होगा, वो बेर है, बेर जो छोटे बड़े सब आते हैं ना, बेर अलग अलग प्रकार के। बेर नहीं भाई, इंग्लिश में भी लिख रहे हो, ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आदि। हाँ, वो बाद में है, लेकिन हाँ ठीक है। बेर इसमें तो तीसरे नंबर पर यही दिया है। क्वेश्चन भी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर इसमें यही दिया है। ठीक है, ठीक है। तो डबल फिल्टर वाले तेल तो
शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है। चर्बी बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, चर्बी बढ़ना मतलब सारी बीमारियों के लिए खुला निमंत्रण। अब कोई भी बीमारी आपको घेर सकती है। तो फिर उपाय क्या? ये जो साधारण खाने से पेलते हैं तेल, अथवा आजकल तो एक और सुविधा हो गई, देखो छोटी छोटी सी मशीनें आ गई हैं और कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अभी यहाँ शाश्वत धाम में भी मेरे लिए तेल की व्यवस्था करने के लिए ललित भाई साहब उस मशीन को लाए थे। देखो छोटी सी रहती है और कम से कम भी उसमें तेल निकाल लेते हैं। यानी यदि मात्र 1 लीटर चाहिए तो 1 लीटर भी निकल आएगा, और डबल फिल्टर उसमें नहीं होता। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वो सबसे बढ़िया, तो उसका काम में लीजिए। अब किन किन चीज़ों का, डबल फिल्टर का तो पहले ही निषेध हो गया, अब बिना फिल्टर वाला, इसमें मूंगफली है, तिली है, सरसों है, अपना महाराष्ट्र तरफ एक और बीज आता है करडई, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता, वो करडई बोलते हैं उसे। और डॉक्टर लोग ऐसा कहते कि हार्ट के मरीज भी इसका सेवन करें तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा माना जाता। सोयाबीन का तेल, इनको रखिए। और जो अभी चर्चा की छोटी सी मशीनें आने लगी, अपने ग्रुप में मान लो इकट्ठा करके एक ने खरीद ली और उसके यहाँ से फिर तेल निकाल के वो सब जगह सप्लाई कर सकते। कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है वो मशीन, और मर्यादा के अंदर का निकल सकता। यानी जितना चाहो उतना निकाल लो। ललित भाई साहब ने 1 लीटर निकाल के दिया था। उनसे पूछा कि इतना, तो बोले हाँ इसमें तो चाय जितना निकल जाता, यानी कम से कम 1 लीटर तक भी निकल सकता। तो संग्रह की कोई गुंजाइश ही नहीं, जब चाहिए तब ताजा खाओ, स्वस्थ रहोगे, हिंसा से बचोगे, संग्रह से बचोगे। बाकी जो तेल हैं, कल भी मैंने चर्चा की थी कि अपनी सोच बदलें। हम खाने के लिए नहीं जी रहे, जीने के लिए खाना। तो जितनी कम से कम चीज़ों से अपना काम चल जाए, बस उतने का उपयोग करें। जिन चीज़ों के संदर्भ में अपने को शंका है, उन चीज़ों का तो पूरा त्याग ही कर दें। सनफ्लावर फूल मतलब सूर्यमुखी फूल, वैसे ऐसा कहते हैं कि फूल के बाद उसमें बीज तैयार होते, उन बीज से वो तेल निकाला जाता है। पर चूंकि शंकास्पद है तो अपन छोड़ सकते हैं। ये जो कुछ 5-6 प्रकार के तेल बताए, कम थोड़ी है, पर्याप्त। नारियल का तेल, नारियल का तेल तो ऐसा कि आप घर पे भी मिक्सर से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक। तो ऐसे तेल आप काम में लीजिए कि जिनसे कोई समस्या नहीं रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अधिक आरंभ परिग्रह से भी अपन बचें, अहिंसक भी रहे, और शंका आशंका पूर्वक अपने मन में कोई द्वंद्व पैदा ना हो, इस तरह का काम करें। पंडित आशाधर जी तो आचार्य अमृतचंद्र जी के गृहस्थ अवस्था के शिक्षा गुरु थे। विद्वानों से ऐसा सुना है, क्या यह सही है? और यदि ऐसा है तो वे बीसपंथी कैसे? क्या बीसपंथ इतना पुराना है? आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का समय 10वीं शताब्दी के पहले का माना है, 10वीं शताब्दी। पंडित आशाधर जी का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना गया। तो वे उनके गुरु कैसे हो गए?
ये तो ये भाई साहब को शायद बात ख्याल में होगी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की कृतियां जिन्हें स्वीकार नहीं है, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कहीं काष्ठ संगी, कहीं आपनी संघ वाले, इस तरह से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के प्रयास किए थे। वो इतिहास पता तो अभी अभी की घटनाएं, 10-20 साल के बीच में ये ज्यादा हुआ, काष्ठ संघी घोषित किया या अपने संघी घोषित किया। उसमें से फिर ये भी कि वे तो आशाधर जी से पढ़ते थे, वो आशाधर तो 20 पंथी थे, इसका मतलब अमृतचंद स्वामी भी वैसे। पर जब उनका काल देखते हैं तो अमृतचंद स्वामी का काल निकलता है 10वीं सदी और आशाधर पंडित जी का काल निकलता है 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का पूर्वार्ध। तो कहीं भी गुरु शिष्य नाते का मिलान बैठता ही नहीं है। दूसरे 20 पंथी नाम नहीं था उस समय भट्टारक पंथ था। बाद में उसका नामकरण हुआ 20 पंथ। ये स्वयं आशाधर जी साहब भट्टारक के यहाँ नौकरी पे थे, यानी आजीविका भी उनकी वहीं थी। तो श्रापों के आचारों में उनने जो कहा वो इनको लिखना पड़ा। कदाचित मजबूरी भी हो सकती है इनकी, क्योंकि अनगार धर्मामृत में पूर्णतया दिगंबर आमनाय सम्मत कथन, सागार धर्मामृत में गड़बड़ी। तो इसका मतलब भट्टारकों के प्रभाव में आकर के ही उनने वो सब किया होगा, ऐसा लगता है। उनकी एक कृति अध्यात्म रहस्य बहुत शुद्ध सा आध्यात्मिकता से भरी हुई, तो इससे लगता है कि सागार धर्मामृत पर भट्टार की परंपरा का प्रभाव रहा। तो अपन भी उसे उसी दृष्टि से देखें तो कहीं भी कोई विवाद नहीं रहेगा। अमृतचंद स्वामी के गुरु रहे, ये इतिहास सम्मत नहीं है। इनमें भक्ष्याभक्ष कौन? बड़ी बेर सभी अभक्ष। 2-3 दृष्टियों से। पहली दृष्टि तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। थोड़े से भी आप बेर खा लें गला बैठ जाएगा, ठीक से आप बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अनिष्टकारक। दूसरे, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बहुत जल्दी कीड़ते हैं, मतलब इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा होगा आपको और आप खोलेंगे तो अंदर से कीड़े निकलेंगे। इन्हें बहुत ही जल्दी कीड़े पड़ते। तीसरे, शारीरिक स्वास्थ्य पोषक कोई भी विटामिन आदि इनमें नहीं है। मात्र बस स्वाद की लोलुपता बस व्यक्ति खाता है रसना इंद्र की गृद्धता के कारण, और रसना इंद्र की गृद्धता इस स्वयं में ही अपने प्रति किया जाने वाला अन्याय, इसलिए कोई सा भी बेर भक्ष्य नहीं। मूंगा क्या? बड़ी मूंग, वो मूंगा, वो ड्रम स्टिक बोलते हैं, कौसा की फल्ली लंबी लंबी होती है। वो तो कौसा की फल्ली में आ गया। नहीं, मूंगा नहीं बोले उसको, कौसा की फल्ली, रोसा की फल्ली, मुनगा होगा। मुनगा नहीं, फल्ली ये लंबी लंबी आती है। मुनगा की कौन से? हाँ, मुनगा की कौन से? मुनगा की कौन से? इसमें ना तो पेड़ में ऐसा कोई दोष दिखता है और ना ही फल्ली में ऐसा कोई दोष दिखता।
और उसको फाड़ फाड़ करके पूरा अंदर तक देख भी सकते हैं। परंतु खास करके दक्षिण भारत में इसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि इसके पेड़ के नीचे से भी नहीं निकलना, इसके पेड़ की छाया भी ग्रहण नहीं करना। क्यों कहा जाता? कारण तो मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया, पर किसी ने नहीं बताया। बस यही कहते रहे सब हम तो सुना है। अब किन से सुना कि सब उनसे सुना, उनसे पूछा तो उनने कहा सब हमने उनसे सुना था। यानी अंत कहीं नहीं आ पाया कि क्यों। पर फली को देखते हैं तो उसमें भी कोई ऐसा 100% वाला अंश नहीं दिखता, कोई अभक्ष वाला अंश नहीं दिखता। पेड़ को देखते हैं तो उसमें भी ऐसा कोई नहीं दिखता, बराबर फूल पूर्वक फल आता है और बराबर लंबी लंबी फल ही रहती है। हाँ, सप्रतिष्ठित जब तक हो, यानी जब तक उसकी धारियां स्पष्ट नहीं हो तब तक नहीं लेना, इतना तो स्वीकार। पर मूल में अभक्ष का कारण मुझे ख्याल में नहीं है। पर बस ये कहूंगी कि चूंकि इस विषय में शंका होगी, तो जिस विषय में शंका हो जाए छोड़ने में परेशानी क्या है? कोई वो गेहूं जैसी चीज तो है नहीं कि भाई उसके बिना पेट कैसे भरेगा। एक गेहूं दाल हो तब तो आप ही कह सकते हैं उसके बिना फिर कैसे पेट भरेगा। तो ऐसी तो कोई चीज है नहीं। यदि शंका के घेरे में आ गई है वो चीज तो नहीं खाएं, और नहीं तो प्रयास करें और शोध खोज करें, और कहीं निशंक हो जाएं तो फिर निर्णय कर लें। मुझे तो उसका कोई कारण अभी तक नहीं मिल पाया है, पर चूंकि शंका है इसलिए नहीं खाना यही लाभदायक। गीली ज्वार, ये तो अपने मक्का की भुट्टी जैसी। तो जैसे मक्का का भुट्टा परिपक्व हो जाने पर अपन गीला ले लेते हैं, ऐसे गीली ज्वार, गीले गेहूं, गीली मूंग की दाल परिपक्व यदि हो गई है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं। यानी ये तो सब्जियों जैसी हो गई। यानी लौकी परिपक्व हो गई अपन ले लेते हैं, कैरी परिपक्व हो गई ले लेते हैं, ऐसे ही गीली ज्वार, हरे गेहूं, अपने गीली मूंग, ये सब भी ऐसी ही चीजें। तो यदि वो परिपक्व हो गई है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं। परिपक्व हुई कि नहीं बाहर के चिन्हों से भी पता लग जाता, उसका छिलका देख करके। और एक कदाचित तोड़ ली हो तो उसको मसल करके यदि दूध निकल रहा हो तो समझना परिपक्व नहीं हुई। और दूध निकलना बंद हो गया हो, दूध नहीं निकले उसमें, जैसे मक्के के भुट्टे का होता ना, अपरिपक्व तो दूध निकलता उसमें। तो जब तक दूध निकलता तब तक वो सब प्रतिष्ठित, और दूध निकलना बंद हो गया अप्रतिष्ठित। तो ऐसे ये भी गीली ज्वार, हरे गेहूं, गीले मूंग आदि तो परिपक्व यदि हो गए हो तो अपने लौकी की सब्जी आदि जैसी ये चीजें हो गई। हाँ बोलिए भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे थे प्रवीण भाई साहब। दीदी ऐसे जैसे चना बूट वगैरह होते हैं हाँ, गीले इसमें भी हरे, ऐसा, यानी परिपक्व यदि हो गए हैं तो वे केरी जैसे हो गए अथवा अपने फल जैसे हो गए, आम जैसे हो गए, तो उन जैसा अपन उसको ले सकते हैं। गिने जाएंगे सचित्र में ही, तो जैसे फल वगैरह अपन लेते वैसे। और उसमें बढ़ने की ताकत यदि है, और बढ़ने की ताकत है कि नहीं, एक तो उनके छिलके से पहचान हो जाती, और कदाचित तोड़ लिया तो मसाले से बढ़ने की ताकत रहती है, तो दूध जैसा रस निकलता है। तो समझ लेना अभी वो सब प्रतिष्ठित है। ऐसी गेहूं की जो बाली हाँ, वगैरह है इनमें उसमें भी हरे ऐसा। गेहूं है वो हाँ, सब उसमें आ जाएंगे। हाँ, यानी पूरा बढ़ चुका है तो हरा तो ले सकते, यानी वो कच्ची केरी जैसा हुआ, कच्ची केली जैसा हुआ तो ले सकते हैं। खसखस,
मूल में खसखस, अफीम फल का दाना है। ये जैसा अपना अनार का फल रहता ना आकार में, बिल्कुल वैसा फल रहता है अफीम का। यानी आप दूर से देखेंगे तो लगेगा जैसे अनार लगा हो। और उसमें जब वो परिपक्व हो जाता है तो जिनका वो बगीचा होता वे उस फल के नीचे कुछ एक लगा देते हैं बर्तन जैसा, और उस फल में ऐसे चीरे लगा देते, तो उससे वो पूरा रस नितर नितर के उस बर्तन में आ जाता है। तो उससे तो बनती है अफीम। एक प्रकार से वो अफीम का ही रस है, और उसमें और कुछ वो मिला करके पूरा अफीम बना लेते हैं। और उसका जो मूल दाना वो है खसखस। तो चूंकि वो नशा कारक है, अफीम का ही दाना है तो अफीम का अंश उसमें रहता है, तो चूंकि वो नशा कारक है इसलिए नशा कारक अभक्ष्य रूप में उसे गिना जाता है। लोग जो उसका सेवन करते हैं वो एक प्रकार से नशा के लिए ही, ये जो ठंडाई में डालते हैं, गर्मी में खूब सोना हो तो ठंडाई में खूब खसखस पीस लो और पियो और आराम से नींद निकालो, तो वो सोने के लिए उसका काम करते। ऐसे ठंडे में कि बहुत ठंड पड़ रही हो, सोने का भाव, तो अच्छे लड्डू वगैरह बनाओ, उसमें खूब खसखस डाल दो, वो खा लो, खूब अच्छी गहरी नींद आएगी। यानी वो जो नशा कारक तत्व है वो उसमें विद्यमान रहता, तो क्यों अपने को लेना। हाँ, इतना अवश्य है, खास करके आँख का ऑपरेशन, मोतिया बिंदु का हुआ हो, कांच बिंदु का, और उसमें डॉक्टर कहते हैं इस मरीज को खूब सुलाओ, तो वे देते हैं फिर नींद की गोलियां, नींद का इंजेक्शन। तो यदि आप चाहते कि उस इंसान से बचे रहे तो फिर खसखस ले लीजिए, बादाम का हलवा ले लीजिए, वो काम आ जाएगा। पर ऐसे खसखस का सेवन करना उचित नहीं, यानी नशा कारक है, वो प्रमाद अधिक बढ़ाता है, नींद अधिक बढ़ाएगा। देखो अपने जीवन में अपन दुतरफी मार करते हैं, एक और कहते हैं ये उपाय बताइए कि नींद कम कैसे हो। यानी आम प्रश्न ही रहेगा, सब नींद कम कैसे हो, ये उपाय आप बताइए। और दूसरी ओर जिन चीजों से नींद ज्यादा आती है उन्हीं का सेवन करते, तो कैसे नींद कम होगी। खसखस नींद लाने का प्रबल कारण, तो यदि आप जागरूक रहना चाहते हैं तो खसखस का सेवन नहीं करना, नशा कारक अभक्ष्य में आ जाता। सूरजमुखी के बीज, एक तेल के संदर्भ में अपन बात कर चुके कि वैसे बीज में दोष नहीं है, पर चूंकि ये भी शंका के घेरे में घिर चुका है और अन्य चीजों के तेल उपलब्ध है ही, तो नहीं ये तेल लेंगे तो क्या फर्क पड़ना है। अरीठा, अरीठा के संदर्भ में भी ऐसा ही है, उसके संदर्भ में कुछ और भी विशेष। एक तो उसका जीवन काल अधिक नहीं होता, आपने यदि कभी ध्यान दिया हो, आम आदि आने शुरू होते तो लगभग 7-8 महीने तक उसका चलता रहता सीजन। ये बड़े बड़े शहरों में तो लगभग जनवरी से ही शुरू हो जाती कैरी आना और अगस्त सितंबर तक चलती रहती, यानी 7-8 महीने तक। अरीठा का आपने यदि देखा हो, मुश्किल से 2 महीने उसकी फसल, मुश्किल से लगभग 1.5-2 महीने, बस इससे आगे नहीं चलती। तो मात्र उतने से दिन नहीं मिलना है इसको, और खाने में कोई ज्यादा विटामिन हो उसमें ऐसा नहीं, कोई विशेष पोषक तत्व हो ऐसा नहीं। तो जो चीज शंका के घेरे में आ गई है उसको छोड़ने में ही बुद्धिमानी, तो इसलिए अरीठा का भी उपयोग नहीं करना। रोसा, रोसा की फली का तो बता ही दिया, सब प्रतिष्ठित हो और कभी भी अप्रतिष्ठित नहीं होती। रोसा की फली
ये कभी भी अप्रतिष्ठित नहीं होती। तो रौसा की फली हो, दाल हो, ये सब त्याज्य। मूली की पत्ती, मूली की कोई सी भी पत्ती हो, ये सभी सब प्रतिष्ठित। पत्ती के सेवन से बचना। हाँ, मूली के जो फल हैं, कहीं सेंगरे कहते, कहीं मोंगरी कहते, और ये मेरठ तरफ एक और तीसरा नाम आता उसका, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारते। यानी मूली का फल, सेंगरे, मोंगरी और भी अलग अलग नाम, उनको ले सकते हैं काम में, पर पत्ता कोई भी नहीं। चौला, चौला फली और रौसा फली एक ही है। रौसा को ही चौला कहते हैं, तो वो उसी में ही। आड़ू, आड़ू के संदर्भ में भी यही स्थिति, ये भी शंका के घेरे में है। गिलोय, गिलोय को अप्रतिष्ठित होने पर ले सकते। गिलोय मतलब गुड़वेल, गुड़वेल गिलोय, इसको अप्रतिष्ठित होने पर आप ले सकते। इसकी बेल कब तक सप्रतिष्ठित, कब तक अप्रतिष्ठित, इसकी पहचान के चिन्ह है। जब तक उसमें बढ़ने की ताकत रहती है तो उसका छिलका अपने आप परत नहीं छोड़ता, यानी वो अखंड चिकना चिकना बना रहेगा। और जब उसमें बढ़ने की ताकत समाप्त हो गई होगी तो वो उसका जो पूरा डंडा है वो, मतलब बेल का वो, तो उसमें से वो परतें जैसे निकलने लगेंगी। पहले एकदम सफ़ेद सफ़ेद, फिर और थोड़ी सी मोटी, यानी अलग अलग दिखेंगी कि जैसे परतें उतर रही हों उसकी। तो वैसी होने लगे तो समझ लेना कि ये अप्रतिष्ठित हो गई है, तो उसको काम में ले सकते हैं। गिलोय तो औषधि के रूप में भी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो अप्रतिष्ठित जहाँ हो जाए तो सूखी भी गीली भी हर तरह से काम में ली जा सकती है। कलौंजी से भी जीरे के समान काष्ठ दुधल होता है क्या? कलौंजी के समान दो टुकड़े कहाँ होते हैं? कलौंजी के नहीं होते हैं। कलौंजी बिल्कुल अपनी अजवाइन जैसी, जैसे अजवाइन के दो टुकड़े नहीं होते, कलौंजी वैसी है, इसलिए उसका दुधल नहीं होता। मलाई के फेंटने से बने क्रीम के बिस्किट को भक्ष्य बताया। उसमें 24 घंटे के अंदर की मलाई ही होना या 4-5 दिन की इकट्ठी मलाई रोज गर्म करके संग्रहित भी चल सकती। संग्रहित किसी भी रूप में नहीं चलती, ना घी के रूप में, ना खाने के रूप में। यहाँ तो रोज बनाओ रोज खाओ, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ। अब आपने बनाए तो अब 24 घंटे आप उसकी मर्यादा हो गई, पर मलाई आप इकट्ठी करते जाएं। देखो, आप अभी बारीकी से देखते नहीं हैं। यदि आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो जो ये 5-6 दिन की मलाई होगी ना, आप उसको जरा पलटना तो नीचे बिलबिलाती इल्ली निकलेगी। 5 दिन में ही उसमें इल्ली हो जाएंगी। इसलिए संग्रह करने के चक्कर में कभी उलझना ही नहीं। रोज बनाओ रोज खाओ, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ। वो जो कहावत है ना, बासी बचे ना कुत्ते खाएं, उसको स्वीकार करना। क्योंकि कोई भी चीज बासी यदि रखेंगे बहुत चिंता सताती। अब चींटियां ना लग जाएं, चूहे ना खा जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यानी उपयोग उसी में चलता रहता। तो ऐसा काम करने क्योंकि अपना उपयोग बर्बाद हो। अपना ताजा बनाओ ताजा खाओ, छुट्टी। और संग्रह के लिए तो कहीं अवसर है ही नहीं मलाई की। प्लास्टिक के डिब्बों में नाश्ता, दाल आदि सामान एयर टाइट होने से नमी वाले शहरों में साफ रहता है। यदि हम स्टील के डिब्बों में रखते हैं
तो जीव हो जाते हैं। तो प्लास्टिक से कैसे बचें? अन्य सुरक्षित विकल्प है क्या? है। आप धातु के डिब्बे लीजिए, खास करके स्टील के। स्टील हो, पीतल हो, हैंडोलियम नहीं, एल्यूमिनियम नहीं। हैंडोलियम, एल्यूमिनियम स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। आपने देखी कि नहीं देखी, एक छोटी सी पुस्तक निकली थी उसकी। पुस्तक कहने की अपेक्षा एक पत्रक जैसा। आपने नहीं देखा हो तो मेरे पास है, तो आपको भेज सकती हूँ मैं PDF उसकी, पढ़ने लायक, यानी बहुत अधिक हानिकारक है। इसलिए एल्यूमिनियम और हैंडोलियम से हर कीमत पर बचिए। स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक, और मूल में तो इसके बर्तन, इसको सुनिए जरा ध्यान से, क्योंकि आजकल इसका उपयोग कुछ ज़्यादा ही करने लगे। मूल में इस धातु के बर्तनों का निर्माण मांसाहार के लिए किया गया था। कारण क्या? कि ये बर्तन जल्दी गर्म हो जाता और जल्दी ठंडा हो जाता। मांस के लिए वैसे बर्तन चाहिए कि वो जल्दी गर्म हो जाए तो मांस जल्दी पक जाए, और फिर जल्दी ठंडा हो जाए तो खाने में। अन्य धातु के बर्तन देर से गर्म होते और ठंडे भी देर से होते। तो मूल में इस धातु के बर्तन ही मांसाहार के लिए हुए। अपन मांसाहारी हैं, तो अपन उस धातु का उपयोग क्यों करें? ये तो खैर उसके विकास का होगा। मूल में जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मैं वो आपको PDF भेजूंगी, उसको पढ़िएगा, है ना, बहुत ही अधिक हानिकारक। आप ऐसे भी प्रयोग करके देखें तो देख सकते। ये जो आपके पास कढ़ाई आदि हो ना, हैंडोलियम की अथवा एल्यूमिनियम की, अथवा कोई भी भगोनी आदि हो, खूब अच्छे से आप साफ कर लीजिए, यानी आपका मन पूरा स्वीकार कर ले कि हाँ अच्छा साफ हो गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के और फिर कपड़े से रगड़िए, वो कपड़ा काला हो जाएगा। अब फिर पुनः छिड़क के फिर रगड़िए, काला। यानी आप जितनी बार पानी डाल डाल के उसको रगड़ते रहिए, कालापन 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 आता रहेगा। ये उस धातु का स्वभाव। आप पानी भर के रखेंगे, 24 घंटे रहने दीजिए, तो उसकी तह में जैसे वो नमक जम गया हो, इस तरह के छोटे छोटे जैसे दाने वो जमे होंगे। वो शरीर के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। तो PDF में भेजूंगी, आपने नहीं देखी हो यदि तो उसको पढ़िएगा, बहुत ही अधिक नुकसानदायक है। इसलिए हैंडोलियम और एल्यूमिनियम, जर्मन, इन धातुओं के बर्तनों से बचना। घर में हो तो निकाल देना। जो इतना ही नहीं, एक और उसमें विशेषता आप प्रयोग करके देख सकते। आप लोहे की कढ़ाई में पूरी तलना और हैंडोलियम की कढ़ाई में पूरी तलना, नहीं दिख रहे ना दीदी? हाँ, शायद नेटवर्क चला गया है। हाँ, एक बार मैं फोन करके पूछता हूँ। वह नेटवर्क ही सही था। मेरा मोबाइल इसमें है ना नंबर। अभी बस बहन जी अभी आ जाएंगी, है ना? एक सेकंड।
है ना। राजकुमार जी घंटी जा रही है। आ गए, आप म्यूट हो। हाँ जी, एक सेकंड, दिख नहीं रही, एक सेकंड। नाम दिख रहा है उनका ऊपर, बाल ब्रह्मचारी। कहाँ दिख रहा है? कोहोश भी दिख रहे हैं वो, बाल ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी जैन लिखा है ना। उनको लाइए ना। नहीं आ रहे, स्पॉटलाइट पे क्यों नहीं आ रहे, आई डोंट नो। आज ना बहुत प्रॉब्लम है ये जूम की। अच्छा, हाँ, एक सेकंड देखते हैं अभी। उनका वीडियो बंद हो गया वापस से, और मतलब नेटवर्क नहीं है, वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक आध मिनट लगेगा, तब तक ये जो विषय के लिए ब्रेक मिला है 2 मिनट अपन उसका चिंतन भी कर सकते हैं। ये सारा भी चल रहा है हैंडोलियम और अपना एल्यूमिनियम, इन सब के बर्तन की क्या दशा है, क्या हालत है, उससे संबंधित सारी जानकारियां मिल रही हैं। और इनसे संबंधित जानकारियों को जानकर हमें भी बहुत सावधानी रखना है, किसी भी रूप में हमारा इनका यूज ना हो। और ये किस उद्देश्य से बने हैं, किस लिए बने हैं, वो भी विशेष जानकारी हमें आदरणीय बहन जी के द्वारा मिल रही है। ये सब मूल में जल्दी से गर्म करने वाली चीज़ें हैं और ये मांसाहार के लिए बनाई गई थी। और हम सोचते हैं जल्दी गर्म हो जाएगा तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा। तो जल्दी काम हो जाने के चक्कर में हम किस किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखने योग्य है। इसलिए इन चीज़ों की सावधानी रखते हुए बराबर हम इनसे सावधान रहें। और कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि जिनके कारण से जो कुछ चीज़ें जो अजान हैं, जिनको हम नहीं जान पा रहे हैं अभी, तो ऐसी चीज़ें भी यदि हम उनसे दूर हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। प्रयास करना चाहिए और जब जानकारी मिले तो उसके अनुसार फिर अपन सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जब तक जानकारी में नहीं है तो अजान चीज़ों को भी उनका भी निषेध किया गया है। चलिए, आदरणीय बहन जी फिर से आ चुकी हैं हम सबके बीच में, उनसे निवेदन है। दीदी जी, हाँ हाँ जी, सुनिएगा, मैं ये बात कर रही थी, हैंडोलियम अथवा एल्युमिनियम की कढ़ाई में आप पूरी तलिए एक, और तुलनात्मक रूप में लोहे की कढ़ाई में पूरी तलिए। आपको स्पष्ट ये ख्याल में आएगा कि लोहे की कढ़ाई में जितने घी में पूरी तल गई उससे लगभग 200 ग्राम घी अधिक लगा होगा एल्युमिनियम या हैंडोलियम की कढ़ाई में। आप प्रयोग करके देख लीजिए, यानी लगभग 200 ग्राम घी का फर्क आपको स्पष्ट दिखेगा। यानी लोहे की कढ़ाई में जितने में तल गएगा उससे लगभग 200 ग्राम घी अधिक लगा होगा हैंडोलियम या एल्युमिनियम की कढ़ाई में। और जो है उसका कालापन निकलता। आप यदि खास करके खटाई वाली चीजें यानी कढ़ी वगैरह बनाएं, उसको आप देखिए, अलग से एकदम अंतर दिखेगा रंग में। इसलिए हैंडोलियम आदि से तो आप बचिए, वो पीडीएफ में भेज दूंगी तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अब आप फिर करें क्या कि आप धातु के बर्तन लीजिए, थोड़े से टांकी ढक्कन वाले, इसके बाद उसको अच्छे से साफ करके, यानी राख से साफ करके और फिर अच्छे से सुखा लीजिए।
और प्योर सूती कपड़ा, जहां तक हो खादी का सर्वोत्तम। तो वो सूती कपड़ा अच्छे से खूब सुखा लीजिए धो करके, और इसके बाद उसे डिब्बे के अंदर पूरे में वो कपड़ा फैला दीजिए। इसके बाद उसमें सामग्री रखिए और फिर शेष जो कपड़ा बचा वो ऊपर से उसको ही ढक करके रख दीजिए। फिर इसके बाद पुनः एक छोटा सा कपड़ा डिब्बे के नाप का वो लगा करके और फिर ढक्कन लगा दीजिए। कभी भी खराब नहीं होगी चीज, यानी बिल्कुल वो एयर टाइट जैसा हो गया। तो इस तरह से आप रखिए। देखिए, इसमें एक बात हमेशा विचार करके रखिए, ये अनप्रैक्टिकेबल बात नहीं बता रही हूँ, मैं स्वयं भी आप लोगों जैसी घर गृहस्थी में ही हूँ। स्वयं भोजन पानी करती हूँ, सारा सामान संग्रह करके रखना पड़ता है, साल भर का सुरक्षित रखना पड़ता है। तो कैसे सुरक्षित रखते हैं ये पूरा प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं, यानी पूरा थ्योरिकल नहीं कि आप कहेंगे साहब ये तो संभव ही नहीं, मैं स्वयं करती हूँ ना, और कहीं भी कोई चीज खराब नहीं होती मेरी। तो इस तरह से रखिए। जानबूझ करके जहां ज्यादा शीत हो, पानी आदि बहता हो, वहां उन डिब्बों को मत रखिए। अलग से जहां सूखा स्थल हो, यानी नाली पास में ना हो, अपने जो पीने के पानी आदि के बर्तन जहाँ रखे रहते उसके पास नहीं, अलग से थोड़े सूखे स्थल पर रखिए, कभी खराब नहीं होंगे। इस तरह से आप प्लास्टिक से बच सकते हैं। कलौंजी तो प्याज के बीज कहे गए हैं, तो क्या इसका उपयोग करना उचित है? बीज ना, बीज तो फल है। अभी अपन ने सेंगरों की बात की थी, वो मूली का बीज है, मूली का फल। ऐसे कलौंजी प्याज का फल, तो ये तो ऊपर होता, फल के खाने में कोई निषेध नहीं। यानी जो जमीनी कंद है निषेध उसका है, ऊपर का फल इसका निषेध नहीं। अब ये तो हर संदर्भ में, यानी आम की जड़ नहीं खाएंगे और आम का फल, अनार की जड़ नहीं खाते, अनार का फल, गेहूं की जड़ नहीं खाते और गेहूं दाना, ये तो हर चीज में, यानी जमीन के अंदर वाला अपन उसका तत्व सेवन नहीं करते, बाहर जो फल है वो सेवन कर लेते हैं। तो ये कदाचित प्याज का बीजो हो तो भी सूख गया, यानी गेहूं जैसा हो गया, इसलिए उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। हाँ भैया, इस पेज वाले तो पूरे हो गए, समय भी वैसे पूरा हो ही गया है, ये आगे देखेंगे। बस करते हैं। एक दो क्वेश्चन बहन जी, 2 क्वेश्चंस और है, पूछ सकते हैं ऐसे ही? एक दो क्वेश्चन। और एक तो ये जो भक्ष भक्ष वाला लिखा हुआ है, यही वाले की ओर दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ यही वाले लेने हैं क्या? हाँ हाँ, दोनों की लिस्ट है ऐसी, भक्ष की भी है और अभक्ष की है, दोनों की है। इसमें दोनों है। और कोई प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं। दो प्रश्न अभी है, बहन जी पूछ सकते हैं, अभी बाद में आए हैं। आप लिख करके ही भेज दीजिए, समय अभी का हो गया है, लिख करके भेज दीजिए। ये तो कितने एकदम छोटे हों तो बोलिए। हाँ, छोटे ही हैं। जैसे जीरे को दही के साथ अभक्ष बताए, द्विदल बताया, तो सौंफ और दही का भी द्विदल होता है? हाँ, सौंफ, जीरा, मेथी, मिर्च के बीज, सब। यानी यदि दही में डाल सकते हैं आप तो काली मिर्च, अजवाइन, नमक। सूखे में डालना हो तो नारियल, यानी काजू वगैरह नहीं, नारियल डाल सकते हैं, ये चीजें डाल सकते हैं।
और जैसे अपन को 24 घंटे वाली पानी की मर्यादा करनी है, तो उस पानी में कितनी उबाल अपन ऐसे माने कि ये 24 घंटे का हो गया है? पूरा जो खदबद वाली स्थिति होती ना, यानी ऊपर नीचे ऐसा ऐसा होने लगता, बस वो उबाल आ गई, समझ लेना उबल गया। वो ऐसे बुलबुले आने लगते हैं? नहीं, बुलबुले तक नहीं, पूरा वो पानी यों यों होने लगता। बुलबुले तो उसके बहुत पहले आते हैं, और जब उबलने लगता तो पानी बिल्कुल यों यों उछलने लगता। तो जब वो उछलने लगे तब यानी बुलबुले से कितनी ऐसे माने अब जाए कितना? यदि तेज आंच पर रखा है, बहुत तेज आंच पर, फुल गैस पर, तो बुलबुले आने के करीब करीब 3 से लेकर 4 मिनट तक के बाद, और मंद आंच पर रखा है तो उस हिसाब से समय ज्यादा लगेगा। ना बुलबुले तो बहुत पहले आने लगते, जब उबलने लगता तो बिल्कुल यों यों ऐसा हिलने लगता पानी। बर्तन भी आप यदि बिना ढक्कन के रखे हो जैसा उछलता है ऐसा, और ढक के रखे हो तो हो सकता बाहर निकलने लगे, वो भाप भी निकलने लगे ढक्कन से, तो उसको उबला हुआ मानना। हाँ जी, और दूसरा एक लास्ट बस दीदी, ये 6 घंटे की मर्यादा का जो पानी है गुनगुना, और एक उसमें सौंफ वगैरह डाल के जो 6 घंटे की मर्यादा का बनाया जाता है, दोनों में अंतर मतलब यूज कहाँ कैसे ले सकते हैं? कहीं सचेत तो हो जाता है, कोई अचेत में अंतर का कैसा? ये है कि 6 घंटे की मर्यादा के तो दोनों हुए, तो 6 घंटे तक तो लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब बस थोड़ा सा अंतर इसका पड़ेगा कि जो सौंफ आदि से आपने मर्यादित किया, बाकी काम में ले लीजिए, पीने के काम में भी, पर अंतिम कुल्ला फिर सादा पानी से करना, क्योंकि वो सौंफ वाली जूठन का रहेगा। यदि सौंफ से प्राशुक किया तो अंतिम कुल्ला करना, और बाकी बीच में आप सौंफ वाला पी सकते, रसोई भी बना सकते हो उससे, पर रसोई में दूध वगैरह में डालने का नहीं, अन्य रसोई दाल सब्जी आदि बना रहे हैं तो उसमें ले सकते हैं उसको काम में। जो आपने आग से गर्म किया, कुनकुना किया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई फिर से। एक सेकंड देखते हैं, यदि दीदी आ जाती हैं फिर से तो। बाकी आप सभी को और सूचना, हाँ दीदी आ गई हैं, एक सेकंड दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी हो गए। तो जो आग से कुनकुना किया आपने पानी, उसमें एक सुविधा है आपके पास, कि यदि 6 घंटे के अंदर अंदर उबाल लें उसे, तो वो 24 घंटे का पुनः हो जाएगा। सौंफ आदि से जो प्राशुक किया उसमें वो सुविधा नहीं रहेगी, बस इतना ही अंतर। प्रक्षाल वगैरह के लिए भी सौंफ वाला यूज नहीं कर सकते? नहीं, प्रक्षाल के लिए कतई नहीं चलेगा, इसलिए कि खाद्य सामग्री है, इसलिए श्री जी के प्रक्षाल के लिए नहीं चलेगा। और वो लेके जूठा मुंह कहलाएगा? जूठा मुंह कहलाएगा यदि सौंफ आदि वाला होगा? कहा ना कि बाद में कुल्ला के लिए सादा पानी काम में लेना, यानी बीच में आप पी सकते हैं, पर अंत में कुल्ला करने के लिए सादा पानी लेकर के ही उठिएगा।
ठीक ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोले द्वादशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय। हाँ जी, सभी ध्यान रखें। और भी किसी को इस तरह के कोई प्रश्न हो तो आप हमें लिख के भेज दीजिए और हम दीदी तक पहुंचा देंगे। यहाँ नहीं पूछ पाएंगे, आप लिख के भेज दीजिए और उनको प्रश्नों को वहाँ पर भेज दिए जाएंगे तो उनका समाधान होता रहेगा। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पर विराम ले रहे हैं और 10 मिनट बाद हमारे डॉक्टर सुरेश जी भिंड वालों का लाभ हमें मिलेगा, तो उनका लाभ भी हम प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में लेंगे 3:30 बजे, तो उस समय भी अपन उपस्थित हों। अभी यहाँ पर विराम लेते हैं। बोलिए।